दोस्तों, इस साल साउथ के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा पार्ट 1 बड़े पर्दे पर आ चुकी है। अब ये फिल्म उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर यानी RRR की तरह ही जबरदस्त है, जिसने सभी का दिल जीत लिया था। इसलिए मैं आपको एक खास सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप असली फिल्मी मजा लेना चाहते हैं तो इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखें, क्योंकि जैसा अनुभव बड़े पर्दे पर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं, तो चिंता मत कीजिए, हमारे पास आपके लिए एक खास तैयारी है। हम इस वीडियो में आपको देवरा पार्ट 1 की पूरी कहानी विस्तार से समझाने जा रहे हैं। आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे वैसे वैसे फिल्म की पूरी कहानी आपके सामने खुलती चली जाएगी। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में देवरा लिखना न भूलें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको फिल्म और हमारी वीडियो पसंद आई है। तो बिना देरी किए चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं देवरा पार्ट 1 की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहां पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक अहम मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में एक मंत्री सभी आईपीएस अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा होता है। मंत्री उन्हें बताता है कि देश में 2 खतरनाक आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनके नाम है दया और यति। ये दोनों भाई हैं। जहां दया विदेश में रहता है और यति भारत में रहकर अपनी गतिविधियां चलाता है। हाल ही में सूचना मिली है कि उन्हें अरब देशों से बड़ी मात्रा में फंडिंग मिली है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दया और यति भारत में अवैध तरीके से बम, मिसाइलें, बंदूकें और ड्रग्स लाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वे पहले भी इस तरह का सामान ला चुके हैं, लेकिन अब ये मात्रा काफी बड़ी होने वाली है। इसलिए मंत्री सभी आईपीएस अधिकारियों से कहता है कि हमें किसी भी हाल में उन्हें रोकना होगा। मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि पुलिस विभाग को जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि यह अवैध सामान भारत में कैसे आ रहा है। इसके लिए एक आईपीएस अधिकारी को इस मामले की जांच सौंपी जाती है। हालांकि उसका नाम नहीं बताया जाता, लेकिन यह अधिकारी साउथ के एक्टर अजय का किरदार निभाता है। जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय अपनी टीम बनाता है और मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर देता है। जांच के दौरान अजय को यति के एक आदमी का पता चलता है। जब वह उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करता है तो वह व्यक्ति कबूल करता है कि वह दया और यति के लिए काम करता है, लेकिन उसने पिछले 3 महीने से उन्हें देखा नहीं है। यहाँ आईपीएस अजय उस शख्स से पूछता है कि वो लोग आखिरकार कैसे इन सारे अवैध सामान को भारत में लाते हैं, क्योंकि अगर वो शिप से सामान लाने की कोशिश करेंगे तो भारतीय कोस्टल गार्ड्स उन्हें पकड़ लेंगे और चेकिंग से नहीं बच पाएंगे। इस पर यति का आदमी बताता है कि वे लोग अपना सामान तब उतार लेते हैं जब शिप पानी में होता है, इसलिए पोर्ट पर पहुंचने पर कोस्टल गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता है। यह सुनकर के अजय चौंक जाता है, क्योंकि शिप के कंटेनर्स को समुद्र के बीच में उतारना आसान काम नहीं है। फिर वो आदमी बताता है कि उनके शिप रत्नागिरी के पास आते हैं, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के पास है। जब शिप पोर्ट के नजदीक होता है, वे पहले ही सामान उतार लेते हैं और गांव वाले उनकी मदद करते हैं। इस जानकारी के बाद अजय अपनी टीम के साथ रत्नागिरी जाता है और जांच में पता चलता है कि डीएसपी तुलसी, जो बहुत भ्रष्ट है, इन अवैध कामों में मदद करता है। डीएसपी का रोल साउथ एक्टर अभिमन्यु सिंह निभा रहे हैं। अजय और उसकी टीम डीएसपी से पूछताछ करती है और पता चलता है कि गांव के लोग ही अवैध सामान उतारने का काम करते हैं और उनके लीडर का नाम है भैरा, जिसे सैफ अली खान इस फिल्म में निभा रहे हैं। इसके बाद आईपीएस अजय भैरा से मिलता है, लेकिन पुलिस अधिकारी की तरह नहीं बल्कि एक तस्कर की तरह। वह भैरा से कहता है कि उसे भी शिप से अवैध माल उतरवाना है और इसके बदले वह उसे बहुत पैसा देगा। लेकिन भैरा यह काम करने से मना कर देता है और कहता है कि उन्होंने यह काम छोड़ दिया है। अजय गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि उसे यह काम करना ही होगा। फिर यह सुनकर भैरा उन सभी को बहुत मारता है
और उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा देता है। पिटाई के बाद आईपीएस अजय अपनी टीम के साथ गांव से बाहर चला जाता है। जब वे एक समुद्री किनारे के पास पहुंचता है, वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम सिप्पा है। इस किरदार को एक्टर प्रकाश राज निभा रहे हैं। अजय सिप्पा से भैरा और उसके गांव के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे भैरा और उसके लोगों ने यह काम छोड़ दिया है। सिप्पा बताता है कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, लेकिन पहले अजय को उनका इतिहास समझना होगा। सिप्पा अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और वह बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक राज्य हुआ करता था जिसके सैनिक बेहद निडर, ताकतवर और बहादुर थे। इन योद्धाओं के जैसा कोई और नहीं था। उन्होंने कई युद्धों में राज्य को बचाया, लेकिन बार बार के युद्धों से राज्य को भारी नुकसान हुआ। जब अंग्रेज आए तो इन योद्धाओं ने उन्हें भगा दिया, लेकिन इसके चलते राज्य का पूरा शासन बिगड़ गया और राजपाट खत्म हो गया। इसके बाद वे योद्धा अपने परिवार को लेकर यहाँ गांव बसाने लगे। उन्होंने मिलकर 4 गांव बसाए और हर गांव में एक वीर योद्धा होता था जो पूरे गांव का लीडर बनता था। अब क्योंकि राजपाट खत्म हो चुका था और यहाँ के लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने पानी में उतरकर मछली पकड़ना शुरू किया और इसी से अपनी जिंदगी चलाने लगे। पर हालात धीरे धीरे और खराब होते चले गए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चारों गांव एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन फिर एक दिन हमारे गांव की किस्मत बदल गई। यह घटना आज से ठीक 12 साल पहले की है। सिप्पा बताता है कि 12 साल पहले हमारे गांव में 2 आदमी आए, मुरुगा और डीएसपी तुलसी। आपको बता दूं कि डीएसपी तुलसी का किरदार अभिमन्यु सिंह निभा रहे हैं और मुरुगा का किरदार मुरली शर्मा। सिप्पा बताता है कि जब मुरुगा और डीएसपी तुलसी गांव में आए तो उन्होंने हमारे लोगों को काम दिया। हमारे गांव के लोग बेहद ताकतवर और बहादुर थे और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। मुरुगा और डीएसपी तुलसी ने इसी ताकत का फायदा उठाया। असल में मुरुगा अवैध कामों में लिप्त था। वह विदेशों से बड़ी मात्रा में बम, मिसाइल, बंदूकें और खतरनाक चीजें शिप के जरिए हमारे देश में लाता था, लेकिन पोर्ट्स पर कोस्टल गार्ड से पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए मुरुगा ने हमारे गांव वालों को ये ऑफर दिया था कि वे उसके सारे सामान को पोर्ट पर पहुंचने से पहले ही उतार लें। इसके बदले उसने हमारे लोगों को ढेर सारा पैसा देने का वादा किया। इस लालच में आकर हमारे लोगों ने यह काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद सिप्पा आईपीएस अजय को देवरा की कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि यह सब 12 साल पहले शुरू हुआ था, जब मुरुगा और डीएसपी तुलसी ने हमारे गांव को इस अवैध धंधे में ढकेल दिया। चारों गांव के लोग हर साल एक विशेष पूजा करते हैं जिसे शस्त्र पूजा कहा जाता है। इस पूजा में चारों गांवों से 2-2 योद्धा भाग लेते हैं और जो योद्धा सबसे अंत तक टिकता है वह सभी को हरा देता है, वह विजेता बनता है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को इनाम के तौर पर उनके पूर्वजों के पुराने हथियार मिलते हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने युद्धों में इस्तेमाल किया था। इन हथियारों को अपने घर में रखना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बीते कई वर्षों से शस्त्र पूजा की प्रतियोगिता हर बार देवरा ही जीतता आया है। इसी कारण भैरवा, जो देवरा से एक गहरी नफरत करता है, बाहर से दिखाता है कि वह उसका दोस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे जलता है। इसके आगे कहानी में दिखाया जाता है कि देवरा के गांव का एक 15-16 साल का लड़का है जो पढ़ाई के लिए शहर जाता है और अक्सर बस से गांव और शहर के बीच आना जाना करता है। एक दिन जब वह शहर से अपने गांव लौट रहा होता है, तभी रास्ते में आतंकवादी उसकी बस को घेर लेते हैं। आतंकवादी बस पर बम से हमला कर देते हैं और जो भी लोग बचे होते हैं उन्हें गोलियों से मार देते हैं। फिर वे मरे हुए लोगों का सामान लूटते हैं। जब लड़के की डेड बॉडी उसके गांव पहुंचती है तो यह देखकर देवरा को गहरा धक्का लगता है। यह घटना उसे बेहद दुखी कर देती है, क्योंकि उस बच्चे के पिता पहले ही मर चुके होते हैं और अब उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसके बाद देवरा और बाकी गांव के नेताओं से मिलने मुरुगा और डीएसपी तुलसी आते हैं। वे सभी से कहते हैं कि अगले दिन उन्हें एक और माल उतारना है, लेकिन इसके बाद देवरा उन्हें सलाह देता है कि कुछ समय के लिए यह काम रोक देना चाहिए,
क्योंकि कोस्टल गार्ड की निगरानी काफी सख्त हो चुकी है और पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। देवरा की ये बात सुनते ही भैरवा और गुंजारा कहते हैं कि अगर देवरा नहीं आना चाहता तो वे बिना उसके भी काम कर लेंगे। हालांकि चौथे गांव का नेता रई अप्पा देवरा के साथ चलने के लिए मनाता है। वह उसे समझाता है कि देवरा साथ होगा तो वह उन्हें किसी भी मुश्किल से बचा लेगा। अप्पा की बात मानकर देवरा भी साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिर वे सब काम के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा बढ़ चुकी थी, इसलिए पानी के अंदर कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स की भारी तैनाती थी। इस कारण देवरा और उसके साथी पकड़े जाते हैं। शिप पर पकड़े जाने के बाद सभी सीनियर कोस्टल गार्ड ऑफिसर देवरा और उसके साथियों से कहता है कि वह भी उनके पास के इलाकों का रहने वाला है और उन्हें जानता है। वह बताता है कि उसने सुना था कि उनके पूर्वज बहादुर योद्धा थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बाहरी ताकतों का सामना किया, लेकिन अब वे देख रहा है कि उनके वंशज चोरियां कर रहे हैं और ऐसे स्मगलरों का साथ दे रहे हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद वह ऑफिसर कंटेनर खोलता है और बताता है कि इनमें बंदूकें, बम, हथियार और अन्य खतरनाक चीजें हैं। ये सब जब स्मगलर और अपराधियों के हाथ में जाती है तो वे इनसे हमारे ही लोगों को मारते हैं। देवरा ऑफिसर की सारी बातें सुनता है और उसे एहसास होता है कि वे सही कह रहा है। वह अपने गांव के उस लड़के की मौत को भी याद करता है जो इन्हीं हथियारों के कारण मारा गया था। यही सोचकर देवरा मन में एक बड़ा फैसला लेता है। अब देवरा मन में ठान लेता है कि वह ये सारा गलत काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन तभी वह देखता है कि भैरा, गुंजारा, रप्पा और बाकी उसके साथी अचानक से कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। यह देखकर देवरा उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है और उन सबको ऐसा करने से रोकता है। फिर वह अपने साथियों से कहता है कि अब चलें, और वे सभी कंटेनर अपनी बोट्स पर लादकर वहां से निकलने लगते हैं। जाने से पहले भैरा कोस्टल गार्ड ऑफिसर से वादा करता है कि अब से वह ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा और अपने गांव वालों को भी ऐसा कुछ करने नहीं देगा। इसके बाद वे सभी अपने अपने गांव लौट जाते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो मुर्गा और डीएसपी तुलसी वहां आते हैं और देवरा से अपना सामान मांगते हैं, लेकिन देवरा उनके सामने ही सारा सामान नष्ट कर देता है और साफ कह देता है कि अब से वह इनके लिए काम नहीं करेगा। देवरा चारों गांव में ऐलान करता है कि अब न केवल वह बल्कि चारों गांव में से कोई भी आदमी मुर्गा के कहने पर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, किसी भी जहाज से सामान नहीं उतारेगा। देवरा के इस ऐलान पर उसका गांव और रई अप्पा का गांव उसका समर्थन करते हैं, लेकिन भैरा और कुंजारा के गांव वाले उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग तो देवरा से लड़ने भी आते हैं, लेकिन देवरा उन्हें कड़ी टक्कर देता है और अपने हथियार से उनकी पीठ पर निशान बना देता है। देवरा सभी से कहता है कि अगर किसी ने दोबारा ऐसे करने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। हालांकि देवरा के इन सब के खिलाफ ऐलान करने के बाद भी कई गांव वाले गैर कानूनी काम जारी रखते हैं, लेकिन हर बार जब भी कोई ऐसा करने जाता है देवरा उसे पकड़कर पूरी तरह से पीटता है और उसकी पीठ पर एक्स का निशान बना देता है, ताकि बाकी लोग समझ जाएं कि देवरा से बचना नामुमकिन है। इसके बाद चारों गांव फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी मछली से ही चलाने लगते हैं। लेकिन भैरा को यह सब बहुत बुरा लगता है और वह देवरा को रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। भैरा कुंजारा के गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वे सब मिलकर देवरा को मार देंगे। कुछ दिनों बाद रई अप्पा के गांव में उसकी बहन की शादी होती है, जिसमें देवरा भी आता है। शादी के दौरान भैरा और कुंजारा देवरा को बहुत सारी शराब पिला देते हैं, जिससे देवरा होश खो बैठता है। फिर कुछ समय बाद वे उसके कान में यह बात डाल देते हैं कि शादी के समय का फायदा उठाकर कुछ लोग मुर्गा के साथ मिलकर समुद्र किनारे गैर कानूनी सामान उतारने गए हैं। नशे में धुत देवरा यह सुनते ही सीधे समुद्र किनारे पहुंच जाता है ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन असल में यह भैरा और कुंजारा की साजिश होती है। जैसे ही देवरा वहां पहुंचता है उसे घेरने के लिए भैरा और कुंजारा के गांव के कई लोग पहले से वहां मौजूद होते हैं, जो बड़े बड़े हथियारों से लैस होते हैं। फिर वे सब मिलकर देवरा पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवरा एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है
और इसलिए नशे की हालत में भी वह उन सब पर भारी पड़ता है। अगली सुबह चारों गांव के लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है और वे सब वहां आते हैं जहां रात को देवरा ने उन पर हमला किया था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिन्होंने भी देवरा पर हमला किया था उनकी लाशें पड़ी हैं और उनकी पीठ पर एक्स का निशान बना है। वहीं पास के एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखे होते हैं जो देवरा द्वारा लिखे होते हैं। जब गांव वाले ने उन शब्द को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि देवरा गांव छोड़कर जा चुका है और अब वह दूर रहकर चारों गांव की निगरानी करेगा। वह चेतावनी देता है कि जो भी फिर से अवैध काम करने की कोशिश करेगा देवरा उसे भी जान से मार देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले वालों को मारा था। हालांकि इसके बावजूद गांव के कई लोग फिर से गैर कानूनी काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार जब वे ऐसा करते हैं देवरा उन्हें उसी तरह सजा देता है जैसे पहले के लोगों को। इस वजह से चारों गांव में डर फैल जाता है कि देवरा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अंततः सभी गांव वाले मिलकर ये सभी काम छोड़ देते हैं और फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद इसी तरह 10-11 साल बीत जाते हैं और देवरा का बेटा वरा जवान हो जाता है। वरा भी अपने पिता देवरा की तरह ही दिखता है क्योंकि वह जूनियर एनटीआर के रूप में पर्दे पर आता है। हालांकि हमें यह भी पता चलता है कि देवरा जो एक बहुत बड़ा वीर था उसका बेटा वरा काफी डरपोक है और इसलिए वह किसी से भी लड़ाई नहीं करता। इस बीच हम भैरा को भी देखते हैं जिसके मन में देवरा के प्रति गुस्सा और बढ़ चुका है। वह अपने गांव के उन सभी लोगों के बच्चों को इकट्ठा करता है जिन्हें देवरा ने मारा था और एक आर्मी तैयार करता है। बचपन से ही उन्हें ट्रेनिंग देकर जवानी तक वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे सभी किलिंग मशीन बन जाते हैं। भैरा इन्हें इसलिए तैयार करता है ताकि जब भी उसे देवरा का सामना करना पड़े वह इन सभी के जरिए उसे खत्म कर सके। इसके आगे गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। सभी लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं और जब भी कोई अवैध काम करने की कोशिश करता है और समुद्र में जाता है तब देवरा उनका वही हाल करता है जैसे उसने पहले किया था। लेकिन एक दिन अचानक से भैरा के गांव के कुछ लड़के वरा की बहन को छेड़ देते हैं। जैसे ही वरा को इसके बारे में पता चलता है वह उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह उन्हें पीट कर वहां से जा रहा होता है तभी भैरा अपने गांव के एक लड़के को जान से मार देता है। इसके बाद अगले दिन गांव में यह खबर फैल जाती है कि वरा ने उन लड़कों को पीट कर एक की जान ले ली है। जब वरा को यह पता चलता है कि उसके पीटने से किसी की जान गई है वह सीधे भैरा के गांव जाता है ताकि माफी मांग सके, लेकिन भैरा उससे कहता है कि वह उसे तभी माफ करेगा जब वह उसके लिए काम करेगा। यह सुनकर वरा सहमति दे देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि भैरा ने मुर्गा और डीएसपी तुलसी से एक डील कर ली है। उसने उनसे कहा है कि उसके लड़के अब इतने तैयार हो चुके हैं कि अगर देवरा उनके सामने आता है तो वे उसे जान से मार देंगे। इसके लिए वो कंसाइनमेंट लेने के लिए पानी में उतरते हैं और इस बार भैरा देवरा के बेटे वरा को भी उनके साथ भेजता है। वह वरा से कहता है कि अगर उसे देवरा दिखे तो उसे मारना होगा। जैसे ही वे लोग पानी में उतरकर कंसाइनमेंट उतारने लगते हैं अचानक उन पर हमला होता है। कोई उन्हें पानी में खींचकर मार रहा होता है। जब बाकी लोग उन सबको खींचकर बाहर निकालते हैं तो वे देखते हैं कि जिन लोगों को पानी के अंदर खींचा गया था उनकी पीठ पर एक्स बना हुआ है। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि शायद देवरा यहाँ आकर ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। असल में वह देवरा नहीं बल्कि देवरा का बेटा वरा ये सब कर रहा होता है। जब वरा उन सभी को पीठ पर एक्स बनाकर उन्हें बेहोश कर देता है तो वह उन्हें शिप में डालकर तट पर ले जाता है। वहां पर प्रकाश राज यानी सिप्पा मिलने आता है। हमें पता चलता है कि जिस रात सभी ने देवरा पर हमला किया था उसी रात देवरा की मौत हो गई थी, लेकिन वरा और सिप्पा ने मिलकर देवरा को मरने के बाद भी कहानियों में जिंदा रखा ताकि चारों गांव में डर बना रहे और कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। इतना ही नहीं, देवरा की मौत के बाद जिन लोगों को लगा कि उन्हें देवरा ने मारा है वास्तव में वे सभी को वरा ने ही मारे थे। जब हमें पता चलता है कि देवरा की मौत हो चुकी है और वह उसी दिन मरा था जब उन लोगों ने उस पर हमला किया था, तब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल यह है कि जिस दिन देवरा ने उन सभी को मार डाला तो आखिर
उसकी मौत कैसे हुई, किसने देवरा को मारा? अंत में हमें इसका जवाब मिलता है। हमें पता चलता है कि जिस दिन देवरा ने उन सभी को खत्म किया था, उसी दिन उसका बेटा वरा वहां आया था। वरा ने अपने पिता देवरा को चाकू मारकर जान से मार दिया था। यानी कि देवरा का कातिल और कोई नहीं है, बल्कि उसका बेटा बरा है, जिसने सिर्फ 13-14 साल की उम्र में अपने पिता देवरा को मार दिया था। जैसे ही हमें इस सवाल का जवाब मिलता है, फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि वरा ने अपने पिता देवरा को क्यों मारा। लेकिन हमें यह बात देवरा पार्ट 2 में पता चलेगी। यह बिल्कुल बाहुबली की तरह है। बाहुबली देखने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठता था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब देवरा फिल्म देखने के बाद भी सभी के मन में यही जिज्ञासा रहेगी कि देवरा के बेटे वरा ने अपने पिता को क्यों मारा। आपके हिसाब से इसका जवाब क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वरा ने देवरा को क्यों मारा? अगर आपके पास इसका कोई अंदाजा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में देवरा लिखें और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।